जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 42 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमोड़। निक्षेप में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर तथा रेत होते हैं। निक्षेपण में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं, जिसमें मिट्टी हो गया, पत्थर तथा रेत मिले होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कथन ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शीतोष्ण वर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर होगा शंकुधारी वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकुधारी वन। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अंश में पाई जाती हैं। तो यह हो गया गोलार्ध, यह हो गया 0 अंश अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यह हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो हो जाएगा वह होगा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं यह वनस्पतियाँ। तो यह बात सही होगा। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर शंकुधारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? पूछा है, विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों में आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दलहन कृषि की जाती है, और मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो वह विशेषता नहीं है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दलहन कृषि की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही विशेषता नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो यह बात सही होगा। और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यह भी कथन सही है। मैदानी भाग में चाप झीलें पाई जाती हैं, तो यह भी सही होगा। और कृषि कार्य हेतु यहाँ की मृदा बहुत ही उर्वरक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। और किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती हैं। ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, तो यह बात गलत है। भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित है। क्या है? जो भूमि की संरचना पर आधारित है। पहला कथन गलत है और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, तो यह भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं, तो वह होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करने में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। खेत के किनारे रक्षक मेखला के निर्माण से पवन की गति से होने वाली मृदा क्षरण में कमी आती है। ठंडी या गर्म हवाओं के प्रवाह से फसलों की रक्षा होती है। रक्षक मेखला से ठंडी या गर्म हवाओं के प्रभाव से फसलों की रक्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समय। समय ही निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू हो गया, बालू मिट्टी ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेषों के जमाव के कारण वृद्धि होती है। समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू मिट्टी ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेषों के जमाव के कारण वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। इन्हीं के द्वारा ही वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित है जल, वायु तथा सूर्य ताप तथा सूर्य का प्रकाश। सर्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित है जल, वायु तथा सूर्य का प्रकाश। स्थानिक संसाधन में सम्मिलित हो गया कोयला, वन, पेट्रोलियम हो गया तथा अन्य खनिज। स्थानिक संसाधन में सम्मिलित है कोयला, वन, पेट्रोलियम तथा अन्य खनिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें संस्कृत और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में समानताएं हो, जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विविध समाज के संदर्भ में जो कथन सही है वह है जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता हो? महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, इसमें रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, और महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, इसमें भी रूढ़िवादिता को
प्रदर्शित कर रहा है और महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। इसमें भी रूढ़वादिता का ही प्रदर्शन हो रहा है, जबकि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, इसमें रूढ़वादिता को चुनौती दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए मताधिकार। महिलाओं के लिए मताधिकार नारी मताधिकार आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिलाओं के लिए मताधिकार। महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, यह बात गलत है। और धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, यह भी गलत है। श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन डी है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जातकों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो जातक जो है यह बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, इनका वर्णन है, वह गलत होगा। ऑप्शन पहला और तीसरा ऑप्शन गलत होगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन में होगा, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की तीनों जिल्दों में से पहली जिल्द है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आईने अकबरी ग्रंथ जो है यह लिखा गया था अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी ग्रंथ। और यहाँ पर दिया है यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। तो यह गलत है, दूसरा कथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आईने अकबरी, इसमें प्रत्येक सूबों, जिलों तथा परगनों का आंकड़ा उल्लिखित है। आईने अकबरी में सूबों, जिलों तथा परगनों का आंकड़ा उल्लिखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने,
गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया तो वह थे गुरु अंगद देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनका वास्तविक नाम लहना जी था। इनका वास्तविक नाम जो था लहना जी। इन्होंने ही लंगर की प्रथा शुरू की थी। गुरु अंगद देव ने लंगर की प्रथा शुरू की। लंगर की प्रथा शुरू की जिसमें अलग अलग जाति के लोग एक पांत में बैठकर भोजन ग्रहण करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? पूछा है, नहीं थी। सभी नागरिकों को सेना में, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण रूप से नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कर रहा है एथेनियन लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो वह विशेषता नहीं थी 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो यह बात गलत है। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो यह बात सही है। और मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो यह भी सही है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।